हेलो स्टूडेंट्स, आपके लॉकडाउन को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर एट 2899 में। अब आपको जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर मिल जाता है 1 साल के लिए, और साथ में आप डॉक्टर कमलेश नारायण से बात भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। और अगर आप इंटरेस्टेड हमारा कोई चैप्टर वाइज परचेज करने में, तो आपको पूरी कोर्सेज चैप्टर वाइज भी मिल जाती है। आपको पूरी कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आपको जिस चैप्टर की नीड आप डायरेक्ट वो चैप्टर परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। सो बी ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। ये टॉपिक आपके चैप्टर जो हैं क्लास 12 एनसीईआरटी 12 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो चैप्टर नंबर 10 है, उसका एक छोटा सा टॉपिक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में एकदम लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यू विल सी माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। तो हम इस टॉपिक की बात करने से पहले ये तय करें कि सर बायो फर्टिलाइजर शब्द की जरूरत क्यों पड़ी। वजह क्या है कि लगातार हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हम चाहते हैं प्लांट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी फेवर में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से एक प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, और वो पॉल्यूशन कई स्तर से हमको नजर आता है। हमारे खाने की थाली तक वो पॉल्यूशन आ रहा है, जो हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू ऑब्टेन ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ द फूड। तो सर यही बात अगर हम अपने जहन में रखें कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जो ज्यादा से ज्यादा हो रहा है उसी को कम करने के लिए, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का मकसद क्या है? दीज आर द केमिकल विच इनहैंसेस सॉइल न्यूट्रिएंट वैल्यू। जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन चीजों की कमी पड़ जाती है, सर उसी को वो पूरा करता है। तो हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम किसी केमिकल के बजाय किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वही कहलाएगा बायो फर्टिलाइजर। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी, जस्ट टू प्रिवेंट ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। दूसरा एक पॉइंट आता है कि जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं जिसमें हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देता है। इस शब्द को समझिए जरूर, क्योंकि हम जिस टॉपिक में हैं जहां पर इसको पढ़ते हैं, लोगों को लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि हम सुनते हैं कि भाई ऑर्गेनिक खेती की जा रही, ये की जा रही, वो की जा रही, तो हमारे देहन में हमेशा बना रहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब खेती से है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा मेथड है जो क्रॉप एज वेल एज लाइव स्टॉक प्रोडक्शन दोनों के लिए इन्वॉल्व होता है। क्योंकि जब हम फार्मिंग की बात करते हैं तब उसका ताल्लुक खेती और पशुपालन दोनों से होता है, सिर्फ खेती से नहीं होता है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो खेती से सिर्फ होता है। तो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्रॉप या लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करते हैं विद नो यूज ऑफ केमिकल्स इन फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक, ग्रोथ हार्मोन्स या अदर मीन्स। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्रॉप और लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, लेकिन बिना किसी केमिकल्स का इस्तेमाल किए हुए। इससे फायदा क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि हम सॉइल की जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन है उसे मेंटेन रखते हैं। समय के साथ जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन है वो बदल रहा है, उसे बदलने नहीं देते हैं। सॉइल का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रख पाते हैं, जिससे इरोजन नहीं होता है। इसका मतलब अगर इन दोनों लाइनों को आप समझ पाए हों तो आप समझ सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमारी सरकार क्यों बढ़ावा दे रही है।
क्योंकि अगर हम ऐसे ही केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते रहे, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हमारी जमीन बंजर हो जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी। And just in favor, just to maintain nutrient quality of the soil, we are promoting the organic farming. अब बायो फर्टिलाइजर के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द क्यों आया? बिकॉज जब हम बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ए पार्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने कहा ऐसा कोई मेथड अपनाएं जिससे क्रॉप या लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन बढ़े बिना किसी केमिकल्स के। तो हाँ, यहां पर बायो फर्टिलाइजर में हम किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, हम यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। इवन माइक्रो वर्ड आप कहें या ना कहें, क्योंकि चैप्टर की बात मैं कर रहा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो मैंने कह दिया। अदरवाइज डेफिनेशन तो ये है कि बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म विच इंक्रीजेस सॉइल न्यूट्रिएंट विद मिनिमम इन्वायरमेंटल हैजर्ड। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल के न्यूट्रिएंट वैल्यू को, सॉइल के कंपोजिशन को बढ़ाता है, मेंटेन रखता है बिना किसी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के, इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस के, वो बायो फर्टिलाइजर है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, चूंकि माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है फेवर यही करें कि बायो फर्टिलाइजर हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं बायो फर्टिलाइजर, जैसे अर्थवॉर्म को लीजिए। सर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, लेकिन यू कैन सी इट हेल्प इन आवर सॉइल फर्टिलिटी, इट इनहेंसेस द सॉइल या क्रॉप प्रोडक्टिविटी। लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर है, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म शब्द कह सकते हैं। तो हमारे ख्याल से बात समझ में आई आपको कि बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल क्यों जरूरी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते किसको हैं, और बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक हिस्सा है। अब हम बायो फर्टिलाइजर पे आए। जो हमारे मेन सोर्सेज हैं बायो फर्टिलाइजर्स के, वो तीन हैं। एक बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई और तीसरा साइनोबैक्टीरिया। यही तीन सोर्सेज हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। एक एक करके हम इनकी बात करें। जैसे सबसे पहला है हमारा बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं। इसमें से कुछ सिम्बायोटिक भी हैं और कुछ फ्री लिविंग भी हैं। हम अपने टॉपिक को जो बैक्टीरिया पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन हम उन बैक्टीरिया का जिक्र करेंगे दैट कैन बी यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर। तो कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं। लेकिन एक खास बात है, इस जगह पर हम उन बैक्टीरिया को समझना चाहेंगे, दे मस्ट हैव एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो भी, चाहे सिम्बायोटिक हो चाहे फ्री लिविंग बैक्टीरिया हो, जिनके अंदर ये क्षमता हो, कैपेबिलिटी हो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देने में इन ऑर्गेनिक फॉर्म। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में तो काफी ज्यादा नाइट्रोजन है, 79%, 80% तक की नाइट्रोजन है। उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अगर हम ऐसे स्वरूप में कन्वर्ट कर सकें, दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट। यस, दैट्स अ वेरी गुड, इनहैंसेस द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल बाय इंक्रीजिंग नाइट्रोजन वैल्यू। तो सर वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में, जिसका इस्तेमाल हमारे पौधे कर सकते हैं, वो सभी हमारे बायो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे हम एक जनरल टर्म इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। वैसे सही मायने में दैट्स ए डाई नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में है। तो एक्चुअली पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूजुअली किसी एक जगह पर थोड़ा अलग हो सकता है। यूजुअली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पहले अमोनिया में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट्स ए नाइट्रोजिनेज। फिर वो अमोनिया हम कन्वर्ट कर पाते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो रही बात इनके एग्जाम्पल की, तो दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं, कुछ सिम्बायोटिक हैं, कुछ फ्री लिविंग हैं। जैसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में हम बचपन से पढ़ते हैं राइजोबियम। हमारे ख्याल से हर बच्चे ने सुन रखा होगा राइजोबियम। राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है दैट इज प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस क्रॉप्स।
इसीलिए ये बड़ी आसानी से लोगों को एग्जाम्पल याद होता है। तो हमारे दिमाग में हमेशा बन जाता है कि जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो हमेशा लेगुमिनस क्रॉप में पाया जाता है, बट ऐसा है नहीं हमेशा। बहुत सारे ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं जो अन्य प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। इसी के फेवर में एक दूसरा एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है लेकिन लेगुमिनस क्रॉप के लिए नहीं है, अन्य क्रॉप्स के लिए। दूसरा बात आती है फ्री लिविंग बैक्टीरिया। दो एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, एजिटोबैक्टर एंड एजोस्पेरिलियम। तो आपकी टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक में 3 एग्जाम्पल दिए हैं, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर एंड एजोस्पेरिलियम। मैंने एक और बढ़ा दिया, फ्रैंकिया, जस्ट कि आप राइजोबियम के साथ उसे रखें ताकि ध्यान रख पाएं कि नॉन लेगुमिनस भी प्लांट्स होते हैं जहां पर ऐसे बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल आप जरूर याद रखें एंड दैट कैन बी यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर। दूसरा ग्रुप आता है फंजाई का। फंजाई, सभी फंजाई की बात नहीं कर रहे हैं कि जो बायो फर्टिलाइजर किस तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। एक्चुअली जो फंजाई है वो एसोसिएट होता है कुछ फंजाई इन द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, तो और वो बनाता है माइकोराइजा। बड़ा पॉपुलर टर्म है, आप अवेयर जरूर होंगे। एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स फॉर्म्स माइकोराइजा। अब सवाल आता है सर कौन से फंजाई? तो ज्यादातर एक मेंबर्स जो हैं वो एक जीनस को बिलोंग करते हैं, दैट से ग्लोमस। जो फंजाई माइकोराइजा बनाते हैं वो ज्यादातर जीनस ग्लोमस के मेंबर हैं, और ग्लोमस इज द लार्जेस्ट जीनस ऑफ आर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई, अ ग्रुप ऑफ फंजाई आर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई। तो यही इनके मेंबर हैं। तो प्लीज इसे जरूर ध्यान रखिएगा कि हम कहते जरूर हैं कि फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट का एसोसिएशन माइकोराइजा होता है, बट ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कौन से फंजाई हैं, किस जीनस के फंजाई हैं। एक्चुअली इनका काम जरा जाने। जहां माइकोराइजल एसोसिएशन है उससे फायदा क्या मिला? एक्चुअली जो फंजाई होते हैं वो बहुत छोटे छोटे हाइफी बनाते हैं और सेवरल ब्रांचेस होती हैं, बंच, गुच्छा सा बना देते हैं, जिससे सबसे बड़ा फायदा मिलता है जब ये रूट्स में पाए जाते हैं तो दे इंक्रीजेस एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। रूट के माध्यम से जो चीजें एब्जॉर्ब हो सकती हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और सबसे ज्यादा रिमार्केबल पॉइंट है, इट एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल, यानी फॉस्फोरस के लिए अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है। इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस को सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस में कन्वर्ट करने में मदद करता है। लेकिन माइकोराइजा सिर्फ इसलिए नहीं बायो फर्टिलाइजर है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, और भी कारण है। क्योंकि जहां माइकोराइजल एसोसिएशन है वो एडिशनल बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द रूट बॉर्न पैथोजन। यानी उस रिस्पेक्टिव प्लांट को जहां माइकोराइजल एसोसिएशन है वहां पर सामान्यतः जड़ से होने वाली बीमारियां कम होती हैं। इट प्रोवाइड एबिलिटी टू टॉलरेट टू द सैलिनिटी एंड ड्रॉट, यानी बहुत ज्यादा सैलिनिटी या ड्रॉट होगा उसको भी सहन करने की क्षमता आ जाती है। तो 3-4 बेनिफिट हो गए, सरफेस एरिया बढ़ गया, फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी बढ़ गई, रूट बॉर्न पैथोजन के प्रति रेजिस्टेंस आ गया, सैलिनिटी और ड्रॉट के प्रति टॉलरेंस आ गया। तो जाहिर है ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ या डेवलपमेंट बेहतर हो गई। तो इन दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा फंजाई या बैक्टीरिया में हमने किसी बाहर से केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, हमने किसी ऑर्गेनिज्म की मदद से, ये नेचुरल फिनोमेना है, किसी ऑर्गेनिज्म की मदद से हमने न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाई, चाहे वो नाइट्रोजन की बढ़ाई हो चाहे वो फास्फोरस की बढ़ाई हो। तो तीसरा ग्रुप आता है साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि कहा गया था कि यही 3 ग्रुप हैं जो सोर्सेज हैं बायो फर्टिलाइजर के। तो तीसरा सोर्स है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया पहले जान लें, दीज आर द ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म and they have ability to fix atmospheric nitrogen. इनका ग्रुप अलग है and they are not bacteria.
हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, लेकिन पहले माना जाता था बैक्टीरिया, तो इसलिए ये ऑटोट्रॉफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर क्षमता होती है एटमॉस्फेयर की CO2 को यूटिलाइज करने की, वाटर और न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी इनटू द बायोमास, यानी ये ज्यादा CO2 को यूज कर लेते हैं और CO2 वाटर और न्यूट्रिएंट को यूज करके सोलर एनर्जी को बायोमास में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है ये ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि CO2 कम करते हैं, CO2 को यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तो फिक्स कर ही रहे हैं, न्यूट्रिएंट एबिलिटी ऑफ सॉइल तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो आज की डेट में साइनोबैक्टीरिया को हम ज्यादा बात कर रहे हैं वो इसलिए कि इट हेल्प इन द रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग बाय डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2। सो 3 एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में हैं साइनोबैक्टीरिया के, एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलोटोरिया। इन सब के अलावा एनाबिना का जिक्र अलग से किया जाता है। एनाबिना एजोला एक वाटर फर्न है, उसके साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, और अगर ये एसोसिएशन हम पैडी क्रॉप यानी राइस फील्ड के साथ देखें तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एनाबिना अकेले नहीं रह पाता, एनाबिना सिम्बायोंट विद द लीव्स ऑफ एजोला वाटर फर्न एंड enhances productivity of the paddy fields। तो जी इतना ही आपके टॉपिक में दिया है। एक बार मैं फिर ब्रीफ कर दूं, बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो है हम कर रहे हैं जस्ट एज ए प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। 3 मेजर सोर्सेज हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, उनका मेन फंक्शन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना। 3 एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में थे, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर एंड एजोस्पेरियम, लेकिन हमने एक और जोड़ा, फ्रैंकिया। इसमें राइजोबियम और फ्रैंकिया सिम्बायोटिक हैं और एस्ट्रोबैक्टर एजोस्पेरियम फ्री लिविंग है। फंजाई का जिक्र किया तो माइकोराइजा का वर्ड आया, जो रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई का एसोसिएशन है। ज्यादातर मेंबर जो हैं वो ग्लोमस जीनस को बिलोंग करते हैं और माइकोराइजा एसोसिएशन एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ा देता है, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा वो रूट बॉर्न पैथोजन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, सैलिनिटी एंड ड्रॉट से टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, यानी एडिशनल बेनिफिट भी हैं। इस वजह से प्लांट की ग्रोथ बेहतर हो जाती है। साइनोबैक्टीरिया में 3 एग्जाम्पल हैं, दैट्स एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलोटोरिया। इनका काम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना है, लेकिन इसके अलावा ये ग्लोबल वार्मिंग को भी रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि CO2 को यूटिलाइज ज्यादा करते हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर में CO2 को घटाते हैं। एजोला एनाबिना का जो रिलेशन है दैट हेल्प इनहेंसेस प्रोडक्टिविटी ऑफ द पैडी फील्ड्स। तो ये इतना बातें आपको बायो फर्टिलाइजर की रहेंगी। हाँ, एक बात और है कि मैं इस टॉपिक के रिस्पेक्टिव नोट्स भी आपको इसमें दे रहा हूं, तो आप इसको एज ए सप्लीमेंट इसे डाउनलोड कर लें। ये नीचे दिए हुए लिंक में इसका नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा इस टॉपिक का, तो आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर लें, फिर प्रिंट आउट निकाल के जस्ट फॉर मेमोरी उसे रख सकते हैं, या फिर जब आप दोबारा पढ़ना हो या वीडियो देखना हो तो इस नोट्स को उसके सामने रखेंगे, तो देन यू विल फील कंफर्टेबल एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।